नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, कौन से सेमेस्टर का, जो सेकंड सेमेस्टर का आपके सामने जो जर्नल इंग्लिश का पेपर होगा, नाम उसका फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए कम्प्रीहेंसिव इंट्रोडक्शन का जो आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। इससे संबंधित जो आपका न्यू सिलेबस है, यहाँ पर ये गलत लिखा गया, 2025-26 का जो आपके सामने जो सिलेबस है, उससे संबंधित आपके सामने पूरा का पूरा आपको पैटर्न बताऊंगा। कैसा आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, कैसा सिलेबस रहने वाला है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि इसमें ग्रामर का सेक्शन भी आता है। किसका आता है? ग्रामर का सेक्शन आता है, प्लस लेटर वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो फिक्स नहीं होते, हर बार चेंज होते हैं। लेकिन वो कौन से पर्सन है जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं, पिछले साल का पेपर कैसा है वो भी दिखाऊंगा। तो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला आपके लिए, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप निश्चिंत रहो, मैं आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा कि आपके एग्जाम के अंदर भाई ऐसा का ऐसा पेपर है वो देखने को मिलता है। आपको इन टॉपिक को सबसे ज्यादा तैयार करना है। समझ में आ गया? अच्छे से वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा, सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाकायदा एक ये मान लो कि मैंने ऐसी पीडीएफ बना रखी है जर्नल इंग्लिश की, तो इस पेपर की, कि उससे बाहर कुछ नहीं आता है और वो आपको फ्री में पीडीएफ मिलती है, लेकिन मिलती उसी बच्चे को जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखता है। भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जोर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ जो डिस्क्रिप्शन में आपके जो कोने में व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। सबसे पहले भाई अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपके एग्जाम पैटर्न की बात करें कि आपका पेपर आएगा तो आएगा कैसा, इसकी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि भाई आपका जो पेपर है वो कैसा देखने को मिलता है, किस पैटर्न पे देखने को मिलता है, एग्जाम पैटर्न वो कैसा देखने को मिलता है। तो चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, आज का जो पैटर्न है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का बदल गया है। अब एक कॉमन पेपर आता है। क्या आता है? एक कॉमन पेपर आपके सामने देखने को मिलता है, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए आपका 50 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा भाई? 50 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? वही 3 घंटे का आपका पेपर आएगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा और उसमें से आपको 20 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। कितने नंबर लाने होंगे भाई? 20 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होंगे। तो कॉमन पेपर आएगा, 50 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा और 20 नंबर आपको लाने होते हैं। ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर रहता है। अब आएगा कैसा, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है आपके लिए। और क्रेडिट स्कोर इसका भाई 2 है। कितना क्रेडिट स्कोर है इसका? क्रेडिट स्कोर की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो इसका क्रेडिट स्कोर है 2। समझ में आ गया? अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाते हो, मतलब पास हो जाते हो, तो 2 क्रेडिट स्कोर आपको मिल जाता है। चलिए अगर अपन बात करें कौन कौन से टॉपिक है जो कोर ऑब्जेक्टिव जिनको आपको ध्यान रखना होता है, सबसे पहले तो आपको वोकेबलरी पर काम करना है। चलिए बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले आप एग्जाम पैटर्न को देख लो। यूनिट फर्स्ट है जो किस पर टारगेट करती है? यूनिट फर्स्ट है वो टारगेट करेगी आपको वोकेबलरी पर। किस पे? वोकेबलरी पर आपके सामने टारगेट करने वाली है। समझ में आ गया? जिसके अंदर आपके सामने एंटोनिम सिनोनिम देखने को मिलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इंग्लिश से हिंदी जो शब्द होते हैं उनका ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है। 2 प्रकार के ट्रांसलेशन के प्रश्न आते हैं। एक प्रकार के प्रश्न आएंगे, कोई शब्द दे देगा। क्या दे देगा? कोई वर्ड दे देगा। जैसे कि आपको शब्द दे दिया प्ले, प्ले का आपको अर्थ बताना है, क्या होता है? खेलना। समझ में आ गया? एक तो इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें एक शब्द का आपको हिंदी अर्थ करना पड़ता है। एक इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें आपको पूरा सेंटेंस देता है कि राम आम खाता है। क्या आता है? राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, है ना? समझ में आ गया? तो एक इस प्रकार से उसको इंग्लिश को हिंदी में चेंज करना होता है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक तो वोकेबलरी का प्रश्न होता है और एक ट्रांसलेशन का आपके सामने प्रश्न देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, ग्रामर और उनके प्रयोग से संबंधित। किससे संबंधित? ग्रामर और उनके आपके सामने जो यूज है, जैसे कि मॉडल वगैरह, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। फिर तीसरा आता है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में क्या आता है? एक आता है पैसेज, एक आता है पैसेज का प्रश्न और बाकी आपको करने होते हैं क्वेश्चन आंसर। आपके जो सिलेबस में 3 चैप्टर देखने को मिलते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। क्या करने होते हैं? उनके क्वेश्चन आंसर आपको करने होते हैं। यह आपका सिलेबस देखने को मिलता है यूनिट 3 के अंदर, कंप्रीहेंशन के अंदर।
फिर आती है यूनिट नंबर 4 जो कंपोजिशन स्किल, जहां पर आपके सामने एक आपको लिखना पड़ता है पूरा का पूरा। एक आता है कोई लेटर हो गया, है ना, सीवी हो गया, आपके सामने ईमेल वगैरह हो गई, है ना, और आपके सामने पूरा का पूरा एक ऐसे का पर्सन भी देख, ऐसे या पैसेज बोलते हैं, उसका पर्सन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आपके जो एग्जाम के अंदर अलग अलग प्रकार के पर्सन आते हैं। इस प्रकार के जो अलग अलग पर्सन है वो आपके सामने देखने को मिलते हैं। चलिए, अब सबसे पहले आपके सामने मैं बात करूं आपकी एग्जाम के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है, जो कौन सी है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, जहां पर पर्सन आते हैं वोकेबलरी और ट्रांसलेशन से संबंधित। किससे? वोकेबलरी। और वोकेबलरी में क्या आता है? एक आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समझ में आ गया? एंटोनिम और सिनोनिम। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? अनेकार्थी अर्थ, मतलब जिनका जो एक पूरा सेंटेंस होता है इस प्रकार का, उसका एक अर्थ निकलता है, उस प्रकार के शब्दों को आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है। समझ में आ गया? बहुत सारे पूरा सेंटेंस का कोई एक शब्द में आपको अर्थ बताना होता है। अगले वाले होते हैं एंटोनिम। एंटोनिम क्या होते हैं? विलोम शब्द। क्या होते हैं? विलोम शब्द। एंटोनिम को आप एंटी से समझ सकते हो भाई, वो उसका एंटी। एंटी कौन होता है? जो उसके विपरीत में होता है। तो इसी तरीके से जो एंटोनिम होते हैं वो होते हैं विलोम शब्द, आपको विलोम बताना होता है। और सिनोनिम क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, समझ में आ गया? तो ये होता है आपको 3 प्रकार के जो वोकेबलरी के पर्सन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम और सिनोनिम। समझ में आ गया? चलिए, एक मोटा मोटा आपको बता देता हूं कैसे पर्सन आएंगे। ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कैसा पर्सन आता है? ये पर्सन आ गया। जैसे ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, ऐसा इंसान जो आपके सामने किस में बिलीव रखता है? धर्म में। और आपको इंग्लिश में लिखना है इनका उत्तर, किसमें? इनका आंसर भी आपको इंग्लिश में देना है। तो वो क्या होता है? थेसिस्ट होता है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन, आपके सामने जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसको एथेसिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। दैट विच कांट बी रीड, एलिजिबल है पठनीय, ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज पेनिसिया रामायण। तो इस प्रकार से पर्सन देखने को मिलते हैं। देखो, मैंने इनकी बाकायदा क्लास ले रखी है, पूरा का पूरा 2-2.5 घंटे क्लास ले रखी है। उससे वो एक मास्टर क्लास है, उससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलता है। वो क्लास आप अच्छे से पढ़ लेना, हो जाएगा। फिर एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम एंटोनिम क्या बताया था मैंने? विलोम शब्द। तो एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन। एंशिएंट क्या होता है भाई? प्राचीन होता है। एंशिएंट क्या होता है? प्राचीन होता है, जिसका आपके सामने क्या बनता है? मॉडर्न। मॉडर्न क्या हो गया आपके सामने? नवीन या आधुनिक होता है। समझ में आ गया? अगले वाला है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? ज्ञान। अच्छा, इसका विलोम शब्द क्या बन रहा है आपके सामने? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब आपका क्या? अज्ञानता, अज्ञानता। समझ में आ गया? तो एंटोनिम का अर्थ होता है, अभी से समझ लो, एंटोनिम मतलब वो एंटी है, मतलब वो क्या आपके सामने उसके विपरीत है। सिनोनिम क्या होते हैं? समानार्थी शब्द या विलोम पर्यायवाची शब्द। फ्रीडम। अब फ्रीडम का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता। अब सिनोनिम को आप क्या कहते हो? समान। सिनोनिम को किससे याद कर लो? समान। समान मतलब सेम सेम, जिनका अर्थ है वो आपको बताने होते हैं। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, इसका भाई उल्टा ही बता रखा है, स्लेवरी। मतलब ये एंटोनिम ही है सारे सारे, है ना? तो ये आपके सामने सारे एंटोनिम, इसमें सिनोनिम जोड़ा नहीं गया है। चलिए, अगले वाले प्रश्नों की बात करें। यूनिट फर्स्ट में जो प्रश्न आते हैं वो ट्रांसलेशन से भी आते हैं। किससे आते हैं? ट्रांसलेशन से भी आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको कुछ शब्दों को इंग्लिश से हिंदी में बनाना होता है। कुछ कुछ को इंग्लिश से हिंदी में बनाना होगा, कुछ को आपको आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में बनाना होता है। दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं, इंग्लिश से हिंदी वाले भी और हिंदी से इंग्लिश वाले भी आते हैं। कुछ मोटे मोटे जो सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आ गया? क्या मैं अंदर जा सकता हूं? मे आई कम इन, कैसा? मे आई कम इन। इस प्रकार का प्रश्न, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, वी शुड सर्व आवर कंट्री। तो इस प्रकार के आपके सामने जो प्रश्न आते हैं, जिनमें आपको इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में बनाना होता है, इस प्रकार के आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। पिछले साल का पेपर भी दिखाऊंगा लास्ट में अच्छे से, बस आपको तो क्या करना है? पूरा वीडियो देखना है। चलिए, अगले वाले प्रश्नों की बात करें, यूनिट नंबर सेकंड की। किसकी बात करें भाई? यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, जिसमें ग्रामर एंड यूज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्न आते हैं। किसके आते हैं? सबसे पहले प्रश्न आता है ग्रामर का यूज। ग्रामर का यूज, जिसमें आपके सामने टेंस के प्रश्न आते हैं भाई। किसके प्रश्न आते हैं? टेंस के। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट जो नरेशन होता है ना, उसके प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं।
अब आपके सामने ऐसे कुछ ग्रामर के रूल है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित हो गया, है ना, इनसे संबंधित इंटरोगेटिव सेंटेंस के इफ वेदर लगाना हो गया, ऐसे प्रश्न आते हैं। एक्टिव पैसिव के प्रश्न आएंगे। ये ऊपर वाले प्रश्न है ना, ये जो नरेशन है किसका है, जो नरेशन है, जो नरेशन होता है आपका, है ना, उसमें आपके सामने जो यूनिवर्सल का ट्रूथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? चाहे पास्ट में है तो अगले वाला डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेगा तो भी टेंस सेम रहेगा। ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि काफी बच्चे फिर आपको समझ से बाहर हो जाती है चीजें। मैंने एक वीडियो बना रखा, वहां पर समझ लेना, मोटी मोटी चीजें बता देता हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वहां पे सेड टू आस्क और इफ वेदर में आपके सामने बदलता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो इफ वेदर में बदलेगा और आस्क आपके सामने जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें बदलता है। चलिए अगले वाले प्रश्न कौन से आते हैं, वॉइस के प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं भाई, वॉइस के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपके सामने जो मुख्यतः तो सिंपल सा प्रश्न आता है, लेकिन लेट वाला रूल हो गया, हु वाले रूल हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। अगले वाले ग्रामर में कौन से रूल आएंगे, मॉडल के। कौन से प्रश्न आएंगे, मॉडल के प्रश्न देखने को मिलते हैं, जहां पे मस्ट व शुड हो गया, जिनका प्रयोग किसके लिए, कर्तव्य की बात के लिए किया जाता है कि भाई आपके सामने अगर हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए तो किसका प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा भाई, शुड का प्रयोग होने वाला है। समझ में आ गया? मस्ट का प्रयोग क्या हो गया, जैसे हमें क्या करना चाहिए, अपनी देशभक्ति है, मतलब अपने देश के लिए आपके सामने देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, तो वहां पर मस्ट आएगा। कुछ मॉडल पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट का प्रयोग किया जाता है, एकदम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होता है, जहां पे संभावना कम होती है वहां पे माइट का प्रयोग होता है। समझ में आ गया? तो मॉडल के प्रश्न आएंगे, समझ लो, मॉडल के प्रश्न आएंगे, वॉइस के प्रश्न आएंगे और नरेशन के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब आता है सबसे जरूरी पार्ट, समझ में आ गया, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। क्योंकि अगर आप, मैं बताऊं, यूनिट फर्स्ट और सेकंड है ना, ये बात कोई नहीं बताता है, वीडियो पूरा देखते हो तभी पता चलती है। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है ना, इनको पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा तो आपकी टाइम खाएंगे, सबसे कम चीजें याद होंगी, सबसे कम नंबर की आती है। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा जो नंबर अगर आपको बनाने हैं तो आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दो, अगर आपको नहीं आती इंग्लिश, यूनिट थर्ड और फोर्थ को टारगेट करो, यहां से नंबर लाओ, पास और आगे की सोचो। सीधी बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको नॉलेज नहीं है इंग्लिश की, तो यूनिट थर्ड और फोर्थ को टारगेट करो। किसको टारगेट करो, यूनिट थर्ड और फोर्थ को। यहीं से लगभग आपके सामने 30 से 35 नंबर का कंटेंट देखने को मिलता है, 30 नंबर का मिनिमम। तो यहीं से अच्छे नंबर आ जाएंगे, 20 नंबर तो यहीं से निकाल सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा यूनिट थर्ड और फोर्थ को करो। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यूनिट फर्स्ट और सेकंड पर भी टारगेट कर सकते हो। चलिए यहां पर आपके सामने जो प्रश्न देखने को मिलते हैं, आपको क्या 4% 5% देखने को मिलेंगे। कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड टू आंसर द 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 फ्रॉम द प्रोफेशनल टेक्स्ट, है ना। आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से तो कोई 2 क्वेश्चनों को आपको उत्तर देखना। बाकी मैं आपको ना इसके बारे में, जो अपन जो पुराना पेपर उसके बारे में देखेंगे, उससे बता दूंगा आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न आएंगे कहां से, इन 2 चैप्टरों से। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्टी विद द डेस्टिनी, मार्टिन लूथर किंग की है जूनियर की आई हैव ए ड्रीम। इन 2 चैप्टर से प्रश्न आते हैं। किससे आते हैं, इन 2 चैप्टरों से प्रश्न आते हैं, ए ट्रस्टी विद द डेस्टिनी से और आई हैव ए ड्रीम, जो ए मार्टिन लूथर के द्वारा, किसके द्वारा लिखी गई है, जो मार्टिन लूथर हैं, जो मार्टिन लूथर हैं उनके द्वारा आई हैव ए ड्रीम है, उससे प्रश्न देखने को मिलता है। फिर आता है अनसीन पैसेज के प्रश्न, जहां पर आपके सामने क्या है, एक पूरा का पूरा पैसेज आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 क्वेश्चन आपके पैसेज से करने, एक वोकेबुलरी का प्रश्न आता है। किसका प्रश्न आता है, एक वोकेबुलरी का प्रश्न देखने को मिलता है और 5 के 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है। समझ में आ गया, उस पैसेज से उत्तर देना होता है, लाइन टू लाइन मिलाते थे ना, वैसा ही प्रश्न आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट है भाई, जहां पर पैसे से संबंधित और क्वेश्चन आंसर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए अब अगर अपन ओवरव्यू दूं आपको इन दोनों के अंदर क्या क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक ट्रस्टी विद द डेस्टिनी लिखी गई, जहां पर आपके सामने जो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने जब भारत आजाद हुआ था तो 1947 को मध्य रात्रि को जो भाषण दिया गया था, उससे आपके सामने उसी भाषण पे ये चैप्टर है और उसी से प्रश्न आते हैं। समझ में आ गया?
It refer to the Solomon place taken by the India to achieve the independence and its continue journey to the end poverty, ignorance and disease. इसमें जो जवाहरलाल नेहरू इन्होंने यही कहा था कि भाई हमने जो स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन ये स्वतंत्रता अधूरी है, हाफ इंडिपेंडेंस है। क्या है? हाफ इंडिपेंडेंस है। समझ में आ गया? जिसमें आपके सामने हमने राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करी है, हमें आर्थिक रूप से और हमारे देश के अंदर जो गरीबी है ना, जो आपके सामने जो भेदभाव है समाज के अंदर और जो बीमारियां फैल रही हैं, इनके खिलाफ भी हमें क्या करनी है? आपके सामने जो लड़ाई है उसको लड़ना है। समझ में आ गया? नेहरू के अनुसार स्वतंत्रता केवल शुरुआत, असली काम भारत में गरीबी व असमानता को हटाने का है। ये जवाहरलाल नेहरू ने क्या दिया था? लोगों को एक मिशन दिया था। क्या दिया था? लोगों को इन्होंने एक मिशन देने का काम किया था। समझ में आ गया? तो इसके आसपास आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये जो बताया, आप अगर इतना भी पढ़ लोगे तो लगभग आपके सामने प्रश्न यहां से भी बहुत सारे आएंगे। अगले वाला है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा आई हैव ए ड्रीम, जो लिखी गई, जिसमें व्हाट इज द मार्टिन लूथर ड्रीम्स फॉर अमेरिका, इस प्रकार का जो प्रश्न वो अक्सर देखने को मिलता है। इसमें क्या है? जो मार्टिन लूथर है वो ऐसे वे अमेरिका के निवासी थे। भाई जैसे भारत में जातिवाद है ना, वैसे जो अमेरिका है वहां पर रंग भेद है। अमेरिका है वहां पर क्या है? रंग भेद है। गोरे और काले के बीच में जो भेदभाव करते हैं उसके ऊपर मार्टिन लूथर ने स्पीच दी थी। वहां से जो प्रश्न वो देखने को मिलता था। क्या कहा था उन्होंने? हिज ड्रीम इज दैट अमेरिका विल वन डे लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ क्रेडिट। मतलब जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का, उसमें स्वतंत्रता की बात की गई थी कि जो काले और गोरे हैं उन सबको समानता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यही बात उन्होंने की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, मार्टिन लूथर कहते हैं, जब ये जो वास्तविक जो हमें स्वतंत्रता मिली है या जो संविधान ने हमें जो मौके दिए हैं वो एक दिन हमें जरूर देखने को मिलेंगे। वी वांट टू एंड रैशनलिज्म डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव, जो नस्ल के आधार पे आपके सामने जो काले गोरे लोगों के बीच में जो भेदभाव होता है वो एक दिन खत्म होगा। एंड सेग्रीगेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपुल, और जो ब्लैक पीपुल आपके सामने जो उन लोगों के खिलाफ जो भेदभाव हो धीरे धीरे कम होगा। यस, अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण संघर्ष था। जैसे महात्मा गांधी संघर्ष करते थे उसी प्रकार का आपके सामने अहिंसात्मक आपके सामने उन्होंने क्या अपना स्पीच दिया था। क्या दिया था? अहिंसात्मक आपके सामने उनके द्वारा स्पीच वो दिया गया था। चलिए भाई, समझ में आ गया? अच्छा, एक पैसे, ये तो वो प्रश्न है। अगले वाला क्या? पैसेज के भी प्रश्न आएंगे भाई, पैसेज के भी क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएंगे ये पिछले साल का पेपर कराऊंगा, उसमें आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा देखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। कौन सी नंबर यूनिट की तरफ? यूनिट नंबर 4 की तरफ, जहां पर कंपोजिशन स्किल से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? कंपोजिशन स्किल से संबंधित प्रश्न आते हैं। कंपोजिशन स्किल से आपके सामने संबंधित जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। प्रश्न किसका आएगा? सीवी और जॉब एप्लीकेशन का देखने को मिलता है, और एक रिपोर्ट क्या आती है? सीवी आता है, जॉब की एप्लीकेशन आती है, और रिपोर्ट का प्रश्न। ये 3 प्रकार के प्रश्न आपके सामने मुख्यतः देखने को मिलते हैं। इस यूनिट से पूरे 20 मार्क सीधे आपके फॉर्मेटिंग पर निर्भर करते हैं कि आप किस प्रकार का जो प्रश्न है वो बनाते हो, उस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में होती है, जैसे क्योंकि घटना पहले घट चुकी है। कोई भी रिपोर्ट जब आप लिखोगे ना, अगर आपकी परीक्षा के अंदर रिपोर्ट आई है और अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी है। कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। वॉज वर का प्रयोग करना है, हैड का प्रयोग करना है, हैड बीन का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इन सब चीजों को आपको प्रयोग करना है, इन सब चीजों का ध्यान रख लेना। टीचर यही देखेगा आपके रिपोर्ट में किसने पास्ट टेंस का प्रयोग किया है, नहीं किया है। अगर प्रेजेंट की इजामार का प्रयोग कर लिया, है जब का प्रयोग कर लिया, तो सीधा का सीधा रिपोर्ट पर मारेगा चीरा और आपको दे देगा कम नंबर। समझ में आ गया? तो हमेशा पास्ट टेंस में आपको चीजों को लिखना होता है। चलिए अब आपके सामने जॉब एप्लीकेशन और सीवी लिखने का क्या तरीका होता है। किसका? जो जॉब एप्लीकेशन आप लिखोगे और जो सीवी है उसको लिखने का क्या तरीका होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले पेपर में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टीचर एंड लेक्चरर से संबंधित प्रश्न आए। अगर जॉब एप्लीकेशन की बात करूं, अगर आपकी कॉलेज में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो किसके आते हैं कि आपको कोई भी टीचर और जो लेक्चरर है उसकी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है, या डाटा एंट्री या कलर के पोस्ट के लिए प्रश्न आते हैं। तो अगर आपकी
वैसे तो मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप सीरीज वगैरह तो इससे ही आपको लगभग प्रश्नों को पढ़ लेना है। आपको सबसे पहले अगर कोई सीवी या सीवी लिखो, क्या लिखो भाई, आपको अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो आपके सामने जो सेंडर्स एड्रेस कौन होता है, जैसे कि मैं अगर कोई जॉब एप्लीकेशन लगा रहा हूं तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगी, आपको अपना खुद का एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, आपको सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है। जो व्यक्ति आपके सामने क्या कर रहा है, जो व्यक्ति आपके सामने जो अपना एड्रेस है वो आपको खुद लिखता है। फिर किस डेट को वो जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो डेट लिखनी है। फिर रिसीवर एड्रेस, जिस कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस कंपनी में आपके सामने जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब के लिए आपको क्या है, उस जगह का आपका एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, उस जगह का आपको एड्रेस लिखना होता है। फिर किस विषय पर लिख रहे हो, जैसे पोस्ट फॉर द इंग्लिश टीचर के लिख रहे हो, सब्जेक्ट लिखो। फिर आपको सर व मैडम लिखना होता है। फिर बॉडी ऑफ लेटर, जो लेटर होता है ना उसकी बॉडी 3 भागों में बटी रहती है। बॉडी ऑफ लेटर है वो जॉब एप्लीकेशन की 3 भागों में बटी रहती है। सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में बताना है कि भाई मेरा बहुत भाई बढ़िया ओनर है कि माने आपके कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिले, अगर मैं काफी दिनों से मैं वेट कर रहा हूँ, इस प्रकार की चीजें लिखनी है, थोड़ी बढ़ाई करनी है उस संस्थान के बारे में। फिर आपको अपने बारे में बताना है कि मैंने मेरी इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, मैंने ये कर रखा है, मैंने टॉप कर रखा है, पीएचडी कर रखी है उस विषय पर, इतने मेरी को एमए एमएससी जो भी क्वालिफिकेशन होती है वो बता देनी है, अपनी बढ़ाई करनी है आपको दूसरे में। तीसरे में आपको क्या करना, रिक्वेस्ट करनी है आपको। अंत में आपको क्या करना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है कि सर मैं इतनी ज्यादा क्वालिफाइड हूं, भाई मेरे को आपको जॉब दोगे तो आपका उसको करना है। अंत में आपको थैंक यू लिखना होता है और आपके सामने अंत में वेरी फेथफुली लिखना होता है। समझ में आ गया, थैंक यू और एवर फेथफुली आपको लिखना होता है। समझ में आ गया, तो ये आपको जॉब एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट है, किसका, जॉब एप्लीकेशन का। अगले वाला है सीवी। सीवी आपके सामने क्या होता है, रिज्यूम बनाया होगा आपने कभी, अरे रिज्यूम बनाया कभी ना कभी आपने, वही आपके सामने क्या होता है, सीवी होता है। समझ में आ गया, अपने बारे में जानकारी देना कोई कंपनी वालों की, भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी खुद के बारे में पर्सनल जानकारी। तो यहाँ पर इन 4 चीजों को आपको लिखना है। सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल, अपना नाम, अपनी फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, आप कहाँ पे रहते हो, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपको एड्रेस वगैरह, ये सब चीजें लिखनी। ओरिजिनल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने अलग भी लिख सकते हो, कोई देखने वाला नहीं होता वो। समझ में आ गया। कैरियर ऑब्जेक्टिव, कि भाई आपने आपके सामने आपका कैरियर में कहां तक आपको जाना है, कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना वो। एकेडमिक्स, आपने 10th कहां से पास की, 12th कहां से की, ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी और परसेंटेज, इन सब चीजों के बारे में मेंशन करना है। और ये जैसे मैंने बना रखा ना, ये जैसे मैंने बना रखा ना, ऐसा है सेम टू सेम देख लेना, ऐसा कैसा बना लेना। एग्जामिनेशन यहाँ पर 10th लिखोगे, कौन सा बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड, कब पास किया, 2000 आपके सामने भाई 15 के अंदर, क्यों पुराने टाइम के तभी तो टीचर बनोगे, कब आप 2022 लिख दोगे तो आपको कॉलेज ही पास नहीं होगी, है ना। परसेंटेज मान लो कि आपने लिख दिए 92, कम क्यों लिखना अपने को। समझ में आ गया, तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट है वो बनाना होता है। लास्ट में आपको अपनी स्किल्स के बारे में लिखना होता है कि आपके पास कौन सी स्किल है। सब्जेक्ट से संबंधित लिखना, भाई जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपको टीचर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना और लिख रहे हो कि मेरी टाइपिंग अच्छी है, क्या मतलब निकला उसका, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लिखना है कि मेरे को 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैंने अपने बीएड के अंदर टॉप किया था, है ना, मेरे को आपके बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। तो इस प्रकार की चीजें लिखोगे, मैं बोलने में बहुत अच्छा हूं, इस प्रकार की चीजें लिखोगे तब आपको चीजों में अच्छे नंबर मिलते हैं। अगले वाला है न्यूज रिपोर्ट और रिपोर्ट जो सेमेटिक होता है। न्यूज रिपोर्ट से संबंधित पर्सन, किससे संबंधित, न्यूज की जो रिपोर्ट होती है उससे संबंधित आपके सामने जो पर्सन है वो कैसे देखने को मिलते हैं। पिछले सालों में अगर कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इस प्रकार के पर्सन पे रिपोर्ट लिखने के पर्सन बहुत बार आए हैं और इस बार भी उम्मीद है कि ऐसा ही पर्सन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या है, टॉप जो आप कॉपी है ना, इस प्रकार की कॉपी होगी आपकी सबसे टॉप पे, और एक अलग पेज पे लिख लेना। ऐसे नहीं कि आप सीवी जॉब, जैसे ये आपका पूरा पेज था, यहां तक सीवी आया और यहां से रिपोर्ट लिखने लगे, गलत। नया पेज पे आपको हमेशा न्यूज और रिपोर्ट हमेशा न्यू पेज पे लिखनी है, और जिसपे आपके सामने सबसे पहले ऐसा क्या बनाओगे भाई, खाचा बनाओगे, और ऊपर आपको कैपिटल लेटर में ये जैसे ए रोड एक्सीडेंट, ये आपको जो टॉपिक है ना, ए रोड एक्सीडेंट, इस प्रकार की आपको हेडिंग है वो लिखनी होती है। समझ में आ गया। फिर एक जो कोने में इधर की साइड में आपको अपना नाम लिख देना रिपोर्टर, और फिर आपको प्लेस वगैरह यहाँ पर लिख देनी होती है, और फिर जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपको
बता देना है। सीधी बात है, बढ़ा चढ़ा के लिख देना है कुछ भी आपको। इस प्रकार की चीजों के बारे में आपको लिखना होता है। चलिए अब आपके सामने बात करूं, आपको रिवीजन के लिए क्या करना है, नरेशन और वॉइस के पिछले 3 सालों के कम से कम 10 वाक्य को खुद हाथ से लिखकर देखो। देखो अगर आपको ग्रामर पढ़नी है ना, मैंने यूनिट फर्स्ट सेकंड के बारे में आपको स्किप करने के बारे में बताया, लेकिन नरेशन और वॉइस पढ़ लेना भाई। नरेशन और वॉइस इजी भी होते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो इन दोनों के पर्सन अच्छे से खुद को पढ़ लेना। परीक्षा हॉल में जाने से पहले सीवी व कवर लेटर का लेआउट दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेना, अच्छे से जो मैंने बताया उसको लिख कर आना है। और चैप्टर में पॉवर्टी, इग्नोरेंस व सर्विस ऑफ द किंग जो मार्टिन लेथर है उसने रेशनल, इक्वलिटी, फ्रीडम और ब्रदरहुड जैसे कीवर्डों को अपने आंसर में जरूर से लिखना है। अगले वाले की बात करें आपके सामने जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है, क्या है आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होगा उसमें आपके सामने पिछली साल का जो पेपर है वो कैसे देखने को मिला था, उससे संबंधित आपके सामने जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। देखो यूनिट फर्स्ट में है, इसमें आपके सामने किसके वर्ब के पर्सन देखने को मिले थे। देखो इस प्रकार जो मैंने बता रहा था ना आपको, टेंस के पर्सन आएंगे, तो वो टेंस के पर्सन कुछ इस प्रकार से थे। पहला पर्सन था सी सेड ही बी वेरी बिजी द प्रीवियस डे, है ना। तो यहाँ पर आपके सामने कौन सा टेंस आएगा वो आपको पहचानना है। यहाँ पर इस प्रकार के टेंस के पर्सन आएंगे जहाँ पे वर्ब देके रखेंगे, तो आपको उस कौन सी वर्ब है उनका सही प्रयोग आपको करना होता है। फिर अगला प्रीपोजिशन से संबंधित पर्सन आया था, सी इज ए वेरी गुड, दे आर वेटिंग, इस प्रकार का पर्सन देखने को मिला था। फिर मॉडल का पर्सन आया था, किसका, मॉडल का, जो मैंने आपको बताया ना शुड वुड वगैरह मॉडल के पर्सन है, वो इस प्रकार के 5-5 पर्सन आपको देखने को मिले थे। फिर अगले वाले प्रश्नों की बात करें, आपके सामने आर्टिकल ए एन दा का जो सही प्रयोग है उससे संबंधित पर्सन देखने को मिले थे। फिर इन प्रश्नों को आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये नरेशन के पर्सन है, किसके पर्सन है भाई, नरेशन के आपके सामने जो पर्सन है वो देखने को मिलते हैं। किसके पर्सन है, नरेशन के जो पर्सन है वो देखने को मिलते हैं इस प्रकार के। ही सेड आई एम गोइंग टू मार्केट हो गया, आज द केक वाज बैक्ड बाय द मेरी, है ना, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड सिंगर इन द स्कूल, इस प्रकार के पर्सन देखने को मिले थे। ये तो आपके यूनिट नंबर जो फर्स्ट और सेकंड के पर्सन। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, सीवी और आपको जॉब लिखनी है, जॉब एप्लीकेशन से संबंधित आपके सामने पर्सन देखने को मिला था। पैराग्राफ आपको लिखना था द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल मीडिया ऑन यूथ वगैरह पे, है ना, आपको स्पोर्ट्स क्लब वगैरह पे आपको जो पर्सन है वो लिखना होता था। तो इस प्रकार के आपके सामने पर्सन देखने को मिल रहा है। ये शायद पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर आधा ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से नहीं है, इसके अंदर कुछ चीजें स्किप की गई हैं, लेकिन इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलता है। वीडियो कैसा लगा जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।